नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अस्पताल पहुंचते ही दोनों को इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया और इलाज शुरू किया गया। साथ ही साथ दोनों के परिवार वालों को भी सूचना दी गई। एक तरफ दोनों परिवारों को सूचित किया गया तो दूसरी तरफ विराज ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसकी खबर गार्गी को भी नहीं थी। 5 घंटे के बाद जब होश में आई तब बड़ी ही समझदारी और हिम्मत के साथ उसे विराज की मौत की खबर बताई गई, जिसे सुनकर वह अपने होश खो बैठी, जो कि जायज भी था। एक प्रेमी युगल जिसने एक दूसरे को बेइंतहा प्यार किया था, बड़ी मुश्किल से दोनों परिवारों को राजी किया था और शादी के केवल 6 महीने के अंदर ही एक साथी का यूं मझधार में छोड़कर चले जाना शायद किसी के लिए भी हृदय विदारक होगा, और वही हो रहा था गार्गी के साथ। कहते हैं कि उगते हुए सूरज की रोशनी जीवन में नया प्रकाश कहलाती है, लेकिन अगली सुबह गार्गी के लिए और भी ज़्यादा दुखदाई होने वाले थे, क्योंकि फिलहाल वो अस्पताल में थी और उसे भी घाव भरने के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी, जिसके चलते रात भर वह गहरी नींद में थी। लेकिन सुबह जब एक बार फिर वह होश में आई, पहले से बेहतर महसूस करने लगी, तो गार्गी के माता पिता विराज के अंतिम दर्शन के लिए गार्गी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर घर ले आए। घर पहुंचते ही आंगन में विराज को वह सफ़ेद कफन में लपेटे हुए देखकर गार्गी एक बार फिर से टूटकर बिखर गई। उसका तो ठीक है, उसका विराज हर किसी को रुला रहा था। परिवार का हर सदस्य, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सभी इस परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा अगर कोई हिम्मत देने वाला था तो वो थे गार्गी के माता पिता। हालांकि बिखर तो वह भी गए थे अपनी बेटी के दुख को देखकर, लेकिन वह जानते थे कि समय उनके टूटने का नहीं है, बल्कि गार्गी के साथ साथ विराज के माता पिता को संभालने का भी है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने आंसू पी लिए थे। लगभग 1 बजे विराज के पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन करके सभी परिवार वाले तथा रिश्तेदार वापस घर आ गए। जहां एक तरफ सभी को रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर जी, जो अब तक शांत थे, अचानक दरवाजे पर ही गश खाकर गिर पड़े। गार्गी के पिता उस समय वहीं मौजूद थे, इसीलिए रामेश्वर जी को हालत देखकर वह समझ गए कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अपनी रोती बिलखती बेटी को छोड़कर अपने समधी के प्राण बचाने के लिए गार्गी के पिता देवनारायण जी अपनी गाड़ी में रामेश्वर जी को बिठाकर अपने अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। देवनारायण जी समधी रामेश्वर जी को लेकर जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो उनके स्टाफ ने फटाफट उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और जल्द से जल्द इलाज भी शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर की विडंबना देखिए, आज ना जाने क्यों रामेश्वर जी का इलाज करते हुए देवनारायण जी के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ दामाद को खोने का दुख था, तो दूसरी तरफ बेटी का बिलखता हुआ चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। साथ ही अपने समधी को मौत के मुंह से वापस लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी, लेकिन आज वह खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी पत्नी कविता जी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने को कहा और तब तक स्वयं स्थिति को संभाले रखा। अब दुविधा कविता जी के सामने आ गई थी। रोती बिलखती हुई बेटी, जिसने अभी अभी अपने पति को खोया था, तो दूसरी तरफ उनका फर्ज उन्हें बुला रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक डॉक्टर के लिए उसके फर्ज से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। सारे रिश्ते नाते एक तरफ हैं और किसी की जान बचाने की जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। बस इसीलिए अपनी बेटी को कुछ रिश्तेदारों और सास के भरोसे छोड़कर
कविता जी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। अगले 3 घंटे तक दोनों पति पत्नी ने अपनी जी जान लगा दी और समधी रामेश्वर जी को मौत के मुंह से निकाल कर ले आए। जब यह खबर रामेश्वर जी के परिवार को पता चली तो दुख के बीच में भी संतुष्टि की एक लहर दौड़ पड़ी कि कम से कम रामेश्वर जी की जान तो बच गई। समय और हालात को देखते हुए तीसरे दिन रामेश्वर जी को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर पर माला देखी, एक बार फिर से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन अब की बार उनके पास समय खत्म हो चुका था। अस्पताल पहुंचना तो दूर की बात है, जब तक रिश्तेदारों ने उन्हें संभालने की कोशिश की तब तक ही वह श्री चरणों में जा चुके थे। अब तक तो गार्गी की सास अपने बेटे के गम से ही नहीं उभर पाई थी कि अचानक यूं पति का चले जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। घर का माहौल एक बार फिर से गमगीन हो गया। ऐसे में फिर से एक बार गार्गी के माता पिता ने सबको संभाला, सारे रीति रिवाज निभाए। गार्गी की सास सुध बुध खोकर रोए जा रही थी, लेकिन केवल 4 दिन के अंदर ही अपने पति और बेटे को खोने के बाद भी गार्गी के प्रति उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उन्हें केवल अपना दुख दिखाई दे रहा था। गार्गी का दुख और तकलीफ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसीलिए मातम भरे इस माहौल में भी न जाने कितनी ही बार गार्गी को सबके सामने खरी खोटी सुना दी। वहीं दूसरी तरफ गार्गी सब कुछ सुनकर भी चुप थी, क्योंकि वो तो अपने ही गम में मरी जा रही थी। उसे तो इन सारे तानों का, उल्हानों का, किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं रहा था। कभी उसे अभागन कहा जाता तो कभी कुलक्षणी जो अपने पति और ससुर दोनों को खा गई, तो कभी उसे अपशकुनी कहा जाता। कविता जी और देवनारायण जी दोनों ही सब कुछ देख और सुन रहे थे, लेकिन वक्त और हालात की वजह से जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद समधन जी अपने होश में ही नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि गार्गी की सास उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। गार्गी ने कभी बताया भी नहीं था। वह तो हमेशा अपने ही काम में व्यस्त रहना चाहती थी और रहती भी थी, लेकिन आज गार्गी के प्रति उनका ऐसा व्यवहार देखकर कविता जी को भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वह जानती थी इस समय समधन जी को कुछ भी समझाना या कहना ठीक नहीं होगा। आखिर उन्होंने भी अपने सुहाग और कोख दोनों को ही उजड़ते देखा था, और वह भी केवल 4 दिनों के अंदर। इसीलिए शांति बनाए रखना ही एकमात्र विकल्प था। अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो देने के बाद उस घर में केवल सास बहू ही रह गई थी। नाते रिश्तेदार आते थे और चले जाते थे। कुछ रिश्तेदार और बुजुर्ग घर में रुके हुए थे। जैसे तैसे एक एक दिन पहाड़ की भांति कट रहा था। गांव से आए हुए विराज के चचेरे भाई सारी व्यवस्था संभाल रहे थे। 12वीं के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर तथा सारे कर्मकांड पूरे करवाकर सभी अपने अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए थे। गांव से आए हुए विराज के ताऊजी और ताईजी ने फिलहाल कुछ दिन यहीं पर रहने का फैसला लिया था, क्योंकि गार्गी और उसकी सास दोनों ही खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं था। हालांकि गार्गी को उसके माता पिता अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिसके लिए गार्गी इस घर में आई थी वह जा चुका था, और सास गार्गी को अपने घर में अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पिछले 12 दिनों में
उन्होंने गार्गी को जाने कितने ही ताने दे दिए थे, जाने कितने ही इल्ज़ाम उस पर लगा दिए थे। मनहूस और अपशकुनी जैसे नामों से उसे पुकारा था। ऐसे माहौल में रहना, वो भी विराज के बिना, गार्गी के लिए नामुमकिन था। वो तो अब तक विराज की जाने को भी स्वीकार नहीं कर पाई थी। बस इसीलिए गार्गी के पिता उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन गार्गी के चले जाने से उसकी समधन अकेली रह जाती। बस यही सोचकर वह भी कशमकश में फंस गए थे, क्योंकि जिस माँ ने अपना बेटा खोया था, वो भी तो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने अपनी समधन से बात की। समधन जी, जो हो गया उसे टाला नहीं जा सकता था, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। फिलहाल रिवाज के हिसाब से हम गार्गी को कुछ दिन के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। उसे भी थोड़ा संभलने का समय और मौका मिल जाएगा। और बड़े समधी समधन जी फिलहाल गांव वापस नहीं जा रहे हैं, तो आपको भी सहारा लग जाएगा। फिर तो वैसे भी आपको और गार्गी को ही एक दूसरे का संभालना है। बस फिलहाल हम अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। हाथ जोड़कर देवनारायण जी ने अपनी समधन से कहा। थोड़े दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही ले जाइए ना अपनी इस बेटी को। वैसे भी मेरे बेटे को तो यह खा ही गई है ना। अब क्या करेगी यहाँ आकर? इस घर में रहकर मेरी छाती पर मूंग डालना चाहते हैं आप लोग। वैसे भी मेरे पति को मारकर आप लोगों ने बहुत अच्छी दुश्मनी निभाई है मुझसे। जान से मार दिया आप लोगों ने मेरे पति को, और आपकी बेटी ने मेरे बेटे को। अब और क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? मम्मी जी, ये क्या बकवास किए जा रही हैं आप? मेरे पापा ने अपने फ़र्ज के साथ कभी गद्दारी नहीं की है। उन्होंने पापा जी को बचाने की हर संभव कोशिश की होगी, यह जानती हूँ मैं। उन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच तो लीजिए कि आप किसे क्या बोल रही हैं। जो गार्गी सब कुछ बर्दाश्त करके भी चुप रहती, आज अचानक वह बोल पड़ी, क्योंकि आज प्रहार उस पर नहीं, उसके पिता पर, उसके पिता के सम्मान, फर्ज और जिम्मेदारियों के प्रति उनके समर्पण पर किया गया था। सही कह रही हूँ मैं गार्गी, तुम्हारे मायके वालों ने हमसे दुश्मनी निकाली है, इसीलिए तो तुम्हारी जैसी अपशकुनी बेटी हमें पकड़ा दी। तुमने मेरे बेटे को खा लिया और तुम्हारे डॉक्टर माँ बाप ने मेरे पति की जान ले ली। एक बार फिर से गार्गी के माता पिता पर आरोप लगाए जा रहे थे, जिसे सुनकर गार्गी का खून खौल उठा। ना चाहते हुए भी आज वो अपनी सास पर चीख पड़ी। मम्मी जी, अपनी हद में रहकर बात कीजिए। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। उन्होंने अपनी रोती बिलखती हुई बेटी को उसी हाल में छोड़ दिया था, और आपके पति की जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल लेकर दौड़ पड़े थे। लेकिन शायद पापा जी इकलौते बेटे को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मम्मी पापा उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। और रही बात मेरी, तो मैं जानती हूँ कि मैं आपको फूटी आँख नहीं सुहाती, क्योंकि मैं आपके बेटे की पसंद थी, आपकी नहीं। और क्या कह रही थी आप कि यहाँ रहकर मैं आपकी छाती पर मूंग ना दलूँ? तो आज जो बदतमीज़ी आपने मेरे माता पिता के साथ की है ना, अब तो मैं इस घर में रहकर ज़िंदगी भर आपकी छाती पर मूंग दलूँगी। आपको लगता है ना कि मेरे कारण आपके बेटे की मौत हुई है, तो ठीक है। अब जब आप मुझे देखेंगी ना, आपका वह दर्द उभर कर आएगा। यही आपकी सज़ा है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको पसंद ही नहीं, तो फिर साथ रहकर करेंगे क्या?
और आपको तो वैसे भी गांव में ही रहना था, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसी घर में रहूंगी, अपने विराज की यादों के साथ। जानती हूँ कि हर पल मुझे आपकी नफ़रत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये नफ़रत आपको हर पल अपने बेटे को खोने का दर्द का जो एहसास कराएगी ना, वही आपकी सज़ा है। इतना कहकर उस दिन गार्गी अपने कमरे में चली गई। माता पिता ने एक बार फिर से उसे घर चलने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी और तब से लेकर आज तक वह अपनी सास के साथ उसी घर में रह रही है, अपने विराज की यादों के साथ। सास का व्यवहार गार्गी के प्रति थोड़ा बहुत बदल चुका है, लेकिन अपने और अपने माता पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को गार्गी अब तक नहीं भूल पाई है। नफ़रत की जिस अग्नि में वह अपनी सास को जला रही है, उसमें खुद भी पल पल जल रही है। आज भी ना जाने कितनी यादें उसकी आंखों के सामने बार बार आती हैं, उसे तड़पाती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने फैसले पर अडिग है, क्योंकि यहाँ बात उसके माता पिता के सम्मान की थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।